नमः सिद्धम, जय श्री राम, बजरंगबली की जय। तो जितने भी हमारे से जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है। तो ये जो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ राजस्थान का एक परिचय। जो राजस्थान की समस्त वैकेंसियों, जितनी भी भर्तियां होती है, जिनके अंदर ये टॉपिक जरूर आता है, ये सब में ही फर्स्ट टॉपिक के रूप में दिया जाता है। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, साथ में इनका विस्तार से मैं वर्णन भी करूंगा, ताकि आपका न तो इस जो अभी वर्तमान में जो चल रही भर्तियों में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आगे आने वाली भर्तियों में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने यहाँ से पढ़ा है और फिर उसके बाद में वहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं मिला। इसकी विथ गारंटी है। अब ये मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ या इनका जो विस्तार करूँगा, तो वो मेरे पास में सोर्स क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने लगभग 10 से 15 साल तक, यानी कि जो एनसीईआरटी बुकें हैं, इसके पहले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें चलती थी वे बुकें हैं, तो इन सब को मैंने पढ़ाया है। यानी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करवाया है, यानी कि 10 से 15 साल तक। तो मेरे को काफ़ी अच्छा इनके ऊपर पकड़ है। तो इसके आधार पे मैं बताऊंगा। और जो मेरे सोर्स हैं उसमें एनसीईआरटी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिंदी ग्रंथ की ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें होती हैं उनके आधार पे मैं इनका विश्लेषण करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है, तो मैंने इनमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिया है। रिपीटेड क्वेश्चन तो जो होते हैं हमने आज तक पढ़े हैं, वो तो मैं अभी जब इनका विस्तार से वर्णन करूंगा उस समय बता दूंगा, जो आपका मतलब सुनने से ही क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप शालीनता से, ये लगभग मैं 1 घंटा भी ले सकता हूँ, क्योंकि इसका वर्णन करना है तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने शालीनता से अपना 1 घंटा दिया तो मैं विथ गारंटी के साथ में और आपको कहूँगा कि आपका आने वाली भर्तियों में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, या जो पिछली भर्तियां गई है उनका क्वेश्चन अगर आप उसमें ढूंढना चाहे तो वो भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे आरएस लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। तो यही बात है। तो जितने भी पटवार, राजस्थान पुलिस और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो सितंबर में आयोजित होने वाली है, तो वो अगर अंत तक जुड़े रहेंगे तो 100% आपकी नौकरी सुनिश्चित होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब इसके ऊपर। मैंने सारी चीज़ें आपको बताई दी। तो मैंने कहा था ये 1-2 क्वेश्चन ही मैं रिपीटेड लाया हूँ, जो मतलब आपने बार बार देखे होंगे। बाकी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उनका मैं केवल विस्तार से वर्णन करूंगा, उसी समय बता दूंगा, क्योंकि वो आपको आते हैं। आपने लगातार पढ़े हैं, काफ़ी सारी कोचिंगें की है या यूट्यूब पे जितनी भी जगह हैं, तो वो सारी चीज़ वही आती है, तो उनको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। और अब जो भर्तियाँ आ रही है या जो अब धीरे धीरे आने वाली भर्तियाँ हैं, उसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चन 1% भी नहीं मिलेंगे, यानी कि 100 में से 1-2 क्वेश्चन ही मिलेंगे, बाकी कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आप ये ध्यान रखना। और जब मैं इसके पेपर का जो मैं एनालाइज करूंगा, जब एग्जाम होंगे, पटवार का मान लो या इसका चतुर्थ श्रेणी का मान लो या अन्य भर्तियों का, जब भी हम इनका विश्लेषण करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन आपको जो गाइडें आ रही है वर्तमान में या जो नोट्स मिल रहे हैं उनमें वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जैसे हमने इसके अंदर बात की थी पशु परिचर भर्ती परीक्षा में, उनमें लगभग 20% क्वेश्चन ऐसे थे जो गाइडों में थे ही नहीं। तो ऐसी बात है। तो अब जो मैं बात कर रहा हूं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन अपना आता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है तब से ये क्वेश्चन आ रहा है। और अभी भी मतलब जैसे पशु परिचर में भी कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इसकी मैं अभी से आपको बिल्कुल खुला खुला कह रहा हूं कि आगे से आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो आपने पढ़ा हो, और जो रिपीटेड क्वेश्चन हो वो बहुत कम आने वाले हैं। तो इसका मैं एक सीधा सा आंसर अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपको भी पता है। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज थॉमस, यानी कि इसका बी आंसर सही होगा। अब इसके साथ में ये क्वेश्चन लाने का रीजन ये है कि जॉर्ज थॉमस का योगदान राजस्थान की भाषा साहित्य के अंदर काफी ज्यादा रहा है। इन्होंने जो भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया था उसमें राजस्थानी भाषाओं का भी किया था। जो हम आगे जो साहित्य और ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के साहित्य और ग्रंथ और भाषा, उसके अंदर इसका विस्तार से हम क्या करेंगे,
इसका उल्लेख किया गया है, तो वहां पे इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इसका आंसर दे देते हैं जॉर्ज थॉमस। ये आपको याद रखना है, आपको याद भी है, इसके बारे में ज्यादा हम वो नहीं करेंगे, वो हम साहित्य और भाषा वाले टॉपिक के अंदर उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैंने केवल इस टॉपिक से केवल 2 ही रिपीटेड क्वेश्चन चुने हैं, एक तो जो ऊपर गया वो और एक ये, यानी कि सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग को राजस्थान या राजस्थान नाम किसने दिया। तो ये आप सभी को पता है, जो भी ये सुन रहा होगा उन सबको पता है। ये न सोचे कि ऐसे क्वेश्चन तो हमने हमेशा से पढ़े हैं, तो ये 2 क्वेश्चन रखने की क्या जरूरत थी। तो देखो, जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उसमें 1-2 क्वेश्चन रखने का ये रीजन है कि उसके साथ में उसकी अन्य चीजें, क्योंकि जो इसमें परिचय का भाग है ना, उसके अंदर कर्नल जेम्स टोड का काफी ज्यादा मतलब वर्णन किया गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका क्या, कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड थे, तो वो उन्होंने राजस्थान के भूभाग को राजस्थान या राजस्थान नाम दिया। अब ये किसमें दिया, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो प्रकाशित हुई थी 1829 ईस्वी में। कब हुई थी, 1829 ईस्वी के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। तो इस पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक थी इनकी। तो राजस्थान जो इस पुस्तक के अंदर इन्होंने राजस्थान यानी कि ये राजपूताना स्टेट था, पश्चिमी राजपूताना स्टेट, उसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, राजस्थान या राजस्थान। ये प्रथम बार थी। तो ये प्रथम जो अगर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था वो भी कर्नल जेम्स टोड ने किया था। अब देखो, आप याद रखना इस चीज को। और ऐसा एक क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूं। अब ये देने का रीजन यही था कि आगे जब मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा तो वो क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना और फिर उसका आंसर देना है कि वास्तव में क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर कर्नल जेम्स टोड है, जिन्होंने 1829 ईस्वी के अंदर इनका एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके भाग जो खंड 1 है उसके अंदर राजस्थान या राजस्थान नाम का इन्होंने प्रयोग किया था। अब देखो 1800, ये थे कौन, कर्नल जेम्स टोड एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शुरुआत में एक सैनिक के रूप में थे। धीरे धीरे इनकी योग्यता के कारण इनको कैप्टन का पद दिया गया। फिर इन्होंने जो राजस्थान भारत की जो भौगोलिक नक्शे तैयार करने का काम सौंपा गया, जिसके कारण ये जोधपुर भी आए थे। और उसके बाद में जब इनको वापस यहाँ पे जो मेवाड़ रियासत है, जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी राजपूताना स्टेट, यानी कि मेवाड़ रियासत के अंदर इनको क्या नियुक्त किया गया, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। और ये पॉलिटिकल एजेंट कब नियुक्त हुए, तो ये हुए 1818 ईस्वी के अंदर। ये राजस्थान में आते हैं और किसके रूप में काम करते हैं, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर उस समय क्या था, मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। तो 1818 से लेकर और ये 1822 ईस्वी तक राजस्थान में अपनी सेवाएं देते हैं। तो इन 5 साल के पीरियड में, 5 साल तक ये राजस्थान में अपनी सेवाएं देते हैं। उसमें इन्होंने राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी इतिहास आदि का विस्तृत इन्होंने वर्णन किया। और काफी सारी जो साक्ष्य हैं वो इतिहास के साक्ष्य जुटाए, जो हम आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो इनके सिद्धांत भी आए हैं जिसमें इन्हें राजपूतों को विदेशी वंशज का बताया है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें यह देखना है कि इन्होंने 5 साल तक यहाँ पे अपनी सेवाएं दी और राजस्थान की प्रत्येक रियासत का इन्होंने भ्रमण किया। और भ्रमण किसके द्वारा किया था, इन्होंने घोड़े पे बैठकर, इसलिए इनको घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी यात्राओं में ही अपना जीवन यानी कि 5 साल का समय अपनी यात्राओं में बिता दिया था। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में साक्ष्य जुटाने के लिए ये जाते रहते थे, तो इसलिए इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। और जो चीजें इसकी आएगी वो हम टॉपिक के हिसाब से आगे जब हम कला और संस्कृति पढ़ेंगे तब भी हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ेंगे, तो आगे हम चर्चाएं कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए 1818 ईस्वी में ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए, कहाँ के, मेवाड़ के, और 1822 तक ये रहे।
तो यह इसी समय इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके बाद में इस पुस्तक का प्रकाशन 1829 ईस्वी के अंदर होता है। 1829 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है। तो 1829 के अंदर इसका प्रकाशन होता है और इसका भाग 1 का और जो भाग 2 है उसका प्रकाशन होता है 1832 ईस्वी में। कब होता है? 1832 ईस्वी के अंदर इसके भाग 2 यानी कि खंड 2 का प्रकाशन होता है। और कहाँ से होता है ये भी आप याद रख लेना, लंदन से, क्योंकि ये लंदन के ही थे। ये इनका जो पैतृक निवास स्थान था वो लंदन था, इंग्लैंड के अंदर लंदन। तो वहां से इसका प्रकाशन होता है। और इन्हीं को राजस्थान का क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक कह दो या राजस्थान के इतिहास का पितामह भी इनको कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, हालांकि क्लास लंबी होने वाली है। तो मैंने कहा था कि लिखने से या नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। जिसने सुनने की आदत डाल ली तो मान लो कि उसको लिखने की या नोट्स तैयार करने की या उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिसने सुन लिया उसका काम हो गया, क्योंकि जो सुनी हुई चीजें हैं अपने पास में ऑप्शन आएगा, सीधा अपने को याद रहेगा कि इसकी जो पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये सबको पता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ये नहीं आएगा, अब ये क्वेश्चन ये भी नहीं आएगा कि इसका प्रकाशन कब हुआ, क्योंकि सबको पता है 1829 ईस्वी में हुआ था, जिसमें राजस्थान या राजस्थान यानी कि भाग। अब क्वेश्चन यहाँ से जो टफ बनता है वो अब कैसे बनने लगे वो भी मैं बताता हूँ कि अब क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा कि इसका प्रकाशन कब हुआ या कब किया गया यानी कि जब इसका प्रकाशन हुआ तभी किया गया। तो 1829 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ तो 1829 आ गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान या राजस्थान जो नाम है उसका जो एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है उसके कौन से खंड में किया गया था। तो कौन से खंड में किया गया था? तो खंड कौन सा आएगा? फर्स्ट खंड आएगा इसका, यानी कि पहले खंड के अंदर किया गया है, जबकि दूसरा खंड तो 1832 में प्रकाशित हुई थी। इतना आपको ध्यान रखना है कि पहले खंड के अंदर राजस्थान या राजस्थान नाम का उल्लेख किया गया है कर्नल टोड के द्वारा। ये चीज है। अब इतना हमने इनके बारे में जानकारी जुटा ली। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन जनपदों, अब देखो मैंने यहां से शुरू किया है प्राचीन सभ्यताएं, जो प्राचीन नामकरण से लेके, क्योंकि परिचय में यही चीजें आती हैं। और जो मेरे पास में अलग अलग किताबें मैंने आपको बताई दी, सारी किताबों से मैंने वो पढ़ा है तो मेरे को पता है। तो यहाँ से आपको ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। तो ये न सोचें कि यार हमें कोई गलत चीज आ जाएगी वो हो जाएगा। तो इसकी गारंटी है, अगर आपके कोई गुरुजी भी हो तो उनसे भी पूछ लेना। और तो यहाँ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनके जो ऑथेंटिक प्रूफ मांगे जाते हैं अलग अलग भर्तियों के RS तक के, उनके भी मैं उपलब्ध करवाता हूँ। तो आप निश्चिंत रहें, गलत चीज यहाँ से नहीं लेके जाओगे, बिल्कुल ऑथेंटिक और 100% सत्य के साथ में आप अच्छा ही पढ़ के जाओगे। तो राजस्थान के किन जनपदों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? सही कूट का चयन करें। अब देखो RS लेवल का ये क्वेश्चन है। अब इसको लाने का रीजन ये है कि ऐसा क्वेश्चन जैसे अगर बात करें आने को तो आ सकता है, क्योंकि अब कोई पता नहीं है, आगे धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी या इनमें, अब आगे का मैं नहीं कह सकता क्योंकि पशु परिचय में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो RS लेवल के थे। तो ये बात है। तो अब यहाँ पे बात ये है कि राजस्थान के किन जनपदों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जो ऋग्वेद है उसके अंदर उल्लेख हुआ है, उन जनपदों के नाम बताओ। तो क्या वे मरु, धानव, जांगल, मत्स्य, शिवी थे? क्या वह मरु, धानव, जांगल, मत्स्य, साल्व थे? क्या वह मरु, धानव, जांगल, मत्स्य, मालव थे? या मरु, धानव, जांगल, मत्स्य, सूरसेन थे? तो इनका आपको आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है इसका D, मरु, धानव, जांगल, मत्स्य और सूरसेन। इनका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर किया गया है। और ये सारे के सारे जनपद हैं वो राजस्थान के प्रमुख जनपद कहे जाते हैं। जो प्राचीन जनपद हैं उनका इसके अंदर वर्णन किया गया है। अब मत्स्य के अंदर विराट का जो हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें मिला है। तो इनके
इन जनपदों का बाकी भी काफ़ी सारे जनपद हैं, जैसे वाल्व, अर्जुनायन, योद्धे, ये काफ़ी सारे हैं। उनको हम आगे से देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं। तो आगे अभी इनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। जैसे जैसे अभी बात कर ही लेते हैं, इसी पे भी हम बात कर ही लेते हैं कि जो ये अपने ये 4 जनपद की जो हमने बात की है, 5 जनपद जिसमें मरु, धानव, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, ये तो राजस्थान के प्राचीन काल से थे, यानी कि ऋग्वेद कालीन भी जनपद ये थे। उसके बाद में कई जो जनपद बने या जो कई जनपद जो बनाए गए, वो अलग अलग अपने आसपास के जो राजस्थान के क्षेत्र जो राज्य थे, अन्य जनपद थे, वहाँ से कुछ जातियाँ आई, उन्होंने अपने नए नए जनपद बनाए। जिसके अंदर जैसे हम बात करें तो जैसे नगरी का शिवी जनपद, अलवर का साल्व, अलवर के अंदर कौन सा था, साल्व, ये भी मैंने क्वेश्चन डाला है लेकिन हम अभी चर्चा कर लेते हैं। और जैसे सिकंदर के समय जो अभियान किया था सिकंदर ने भारत के ऊपर, उस समय पंजाब के अंदर पंजाब की एक मालव और सिवी तथा अर्जुनाइन जातियां थी वहां पे। तो वो उसके भय के कारण वो पंजाब को छोड़कर किधर की तरफ आ गए थे, राजस्थान की ओर प्रवेश कर गए थे, हनुमानगढ़ गंगानगर की ओर। और वहीं पे इन्होंने तीनों ने अपने जनपदों का वहां पे बस गई, जिसके कारण इसको मालव, सिवी और अर्जुनाइन जो जनपद है या जो जातियां हैं, उनके आधार पे इनका नए जनपदों का पुनर्गठन हुआ। और ये जातियां थी कौन कौन सी, मालव, सिवी और अर्जुनाइन अपने साहस व शौर्य के लिए जानी जाती थी। ये अपने साहस व शौर्य के लिए जाने जाने वाली जातियां थी जो राजस्थान के अंदर आकर बसी हुई थी, यानी कि ये राजस्थान की नहीं थी बल्कि ये पंजाब प्रांत से आई थी और राजस्थान में बस गई थी। और किसके कारण आई थी, ये सिकंदर के आक्रमण के बाद ये यहाँ पे आई, जिनका भी हम पढ़ते हैं, मैंने बता दिया। जबकि प्राचीन ये 4 हैं जो मैंने अभी बताई है, ये प्राचीन 4 जनपदों की हम बात कर रहे हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है। तो ये राजस्थान की मुख्य जनपदों के अंदर आते हैं। अब इसके अलावा अलवर के साल्व जनपद हो गया, अर्जुनायन, योद्धे की प्रभुत्ता का काल राजस्थान में मिलता है। और इसके अलावा 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक का जो काल है वो कहलाता है मालव, अर्जुनन व योद्ध जो जनपद है उनका प्रभु सत्ता का काल माना जाता है। तो ये इस प्रकार से ये हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया है कि महाभारत काल में किन जनपदों का उल्लेख हुआ है, तो मरु, धानव, जांगल और मत्स्य, सूरसेन इनका। अब अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में करौली और धौलपुर को किस जनपद के नाम से जाना जाता था। अभी हमने जो पढ़ा था कि मैंने कहा था कि महाभारत काल यानी कि ऋग्वेद में, प्राचीन था ऋग्वेद, तो हमने वो 5 पढ़े थे, उन 5 में से ही एक है और वो एक मैंने केवल एक ही डाला। अगर आपने वहां पे पकड़ लिया होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख लो आंसर के अंदर केवल एक ही वो दिख रहा है जिसका मैंने बताया था कि ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, तो उसके अंदर केवल एक है। तो एक कौन सा है, जैसे मैंने बताया था धानव, मरु, जांगल और इसके अलावा मैंने क्या बताया था, मत्स्य, और एक बताया था मैंने सूरसेन। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है कौन सा, सूरसेन। ये सूरसेन आएगा इसका आंसर, सूरसेन। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो सूरसेन है वह जनपद वर्तमान कौन से जिले में स्थित है, तो हम कहेंगे कि करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल के अंदर सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो धौलपुर और करौली का जो भूभाग, मध्य के भूभाग के क्षेत्र को हम क्या कहते थे, प्राचीन काल में सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में बलराम व श्री कृष्ण राजस्थान के किन जनपदों से गुजरे थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हालांकि इसमें एक जनपद का उल्लेख तो काफी ज्यादा रिपीट किया गया है कि वो जैसे, लेकिन इसमें 2 जनपदों से गुजरे हैं। हालांकि गुजरने को और से भी गुजरे होंगे, लेकिन जो इसके अंदर वर्णन किया गया है उसमें 2 जनपदों का उल्लेख किया गया है। तो उसमें हम बात करते हैं, क्या वो मरुकांतार वो शिवी थे, बी के अंदर शिवी या साल्व थे, सी के अंदर जांगल या शिवी थे, या डी के अंदर मुरुकांतार और जांगल थे। तो इनमें से आपको ये इनका आंसर देना है। तो देखो इसका आंसर है वो है आपका
डी। अब डी क्यों होगा, तो देखो डी जो मरुकांतार व जांगल प्रदेश है वहां से ये गुजरे थे, तो इसका आंसर होगा क्या, डी। तो महाभारत काल के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब वहां पे जा रहे थे गुजरात द्वारिका, तो वो इन जनपदों से होकर वहां द्वारिका गए थे। तो ये बात है, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। इसके अलावा साल्व जनपद राजस्थान के किस जिले में स्थित था, तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो साल्व जनपद था वो राजस्थान के किस हिस्से में स्थित है। तो ये आपको मैं कुछ समय देता हूँ, उस समय के अंदर आप इसको बताएं कि जो साल्व जनपद है वो तो देखो साल्व जनपद है वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अलवर जिले के अंदर स्थित है। तो जो साल्व जनपद की हम बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे स्थित है, अलवर जिले के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर ए होगा, जो साल्व जनपद है वो कहाँ पे स्थित है, अलवर जिले में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7वां है, राजन्य जनपद। अब देखो ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, हम बार बार पढ़ लेते हैं मत्स्य जनपद, अलवर, भरतपुर, जयपुर के भूभाग को। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। अब जो बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, राजन्य जनपद राजस्थान के किस जिले में स्थित था, यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला राजन्य जनपद का हिस्सा था। मैंने कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का कौन सा जिला राजन्य जनपद का हिस्सा था। तो देखो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कौन सा, भरतपुर जो जिला है उसका कुछ भूभाग या कुछ क्षेत्र कौन से जनपद का हिस्सा था, राजन्य जनपद का हिस्सा था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 8वां क्वेश्चन है, महाभारत काल में राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश को कहा जाता था। तो यहाँ पे को है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, तो यहाँ पे को आएगा कि राजस्थान के महाभारत काल में राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश को कहा जाता था। क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। क्या उसे मरु और जांगल कहते थे, जांगल या धानव कहते थे, मरु और धानव कहते थे, मरु और पीलू कहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। तो यानी कि महाभारत काल के अंदर जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश था उसे क्या कहा जाता था, ये बात। तो देखो इसका राइट आंसर है मरु और धानव। ये दोनों सेम शब्द है। मरु का मतलब भी मरुस्थल होता है और धानव का मतलब भी मरुस्थल ही होता है। जैसे हम वो किलों के अंदर पढ़ते हैं ना, धानव किला, तो यानी कि जो मरुस्थल के अंदर बीचों बीच में जो हो किला उसमें हम धानव किला कहते हैं। तो ये वही है। तो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। जो महाभारत काल है उसके अंदर राजस्थान के मरुस्थल प्रदेशों के इन दो नामों का उल्लेख हुआ है, जिसमें मरु और धानव प्रदेश कहा जाता था राजस्थान को। समझ गए, मरु और धानव प्रदेश। तो इस प्रकार से ये 8वां क्वेश्चन राइट हो गया। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां अधिकता में क्या पाए जाते थे। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ ये सारे एनसीईआरटी की बुकों से मेरे उठाए हुए हैं क्वेश्चन है, और उस टॉपिक से उठाए हुए हैं, ताकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो तो आपको आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ढंग का बनेगा तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। और ये बहुत ही मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपने आज तक देखे नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या वे समी, केर और पीलू, बबूल, केर व पीलू, केर, सांगरी व मिलू, सांगरी, बबूल व मिलू, यानी कि कौन से जो वृक्ष हैं उनकी अधिकता के कारण उनका नाम जांगल शब्द का प्रयोग किया गया। जो जहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं उस क्षेत्र को नाम दिया गया जांगल। तो हम बात कर रहे हैं महाभारत काल के दौर की। तो उस समय जो राजस्थान है उस समय क्या अभी भी है, तो राजस्थान के अंदर एक तो देखो ये एक के अंदर समी का मतलब हो गया खेजड़ी, केर, पीलू, ये जो पाए जाते हैं उस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था, जांगल प्रदेश। समझ गए आप, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यानी कि जहां पे समी, केर और पीलू अधिकता में पाए जाते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, जांगल प्रदेश। और उसमें वर्णन भी है महाभारत में कि समी, केर, पीलू वाले क्षेत्र ही जांगल प्रदेश है, ऐसा वर्णन उसके अंदर आता है। तो ये इस अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ गया
जांगल प्रदेश। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहा जाता था, यानी कि प्राचीन काल में जांगल प्रदेश वर्तमान के कौन से जिलों में स्थित था। कहने का मतलब ये किसको कहा जाता था, तो बीकानेर व नागौर के क्षेत्र को, नागौर व जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को, बीकानेर और गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को, नागौर और अजमेर के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहा जाता था। तो बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में किसके नाम से जाना जाता था, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से हमने ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, तो आप इसके ऊपर कमेंट देकर आंसर दें कि प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया। क्या वो 1829 में किया गया, या 30 मार्च 1949 ईस्वी में किया गया, 1800 ईस्वी में किया गया, या 1929 ईस्वी में किया गया। तो इसका आपको आंसर देना है। अगली क्लास में इसके बारे में भी बताऊंगा कि आपके दिमाग में ये चीज़ें वास्तव में होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्यूशन पढ़ते हैं उस समय थोड़ा सोच लिया करो। मैंने यहाँ पे शब्द दिया है, अगर शब्द नहीं दिया होता यहाँ पे तब आप इसका क्या लिखते। अगर मैंने ये दिया कि जो राजस्थान जो प्रदेश है, प्रदेश के लिए राजस्थान नामकरण कब दिया गया, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। शब्द का प्रयोग प्रदेश के क्षेत्र के लिए शब्द का प्रयोग और एक क्षेत्र के लिए जो नामकरण, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। तो आप ये मत सोच लेना, क्योंकि हमें जो पढ़ना आता है हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन हमने जो रिपीटेड और जो अपने दिमाग में वो चीज़ें जो फिट कर ली, वो उसी के आधार पे हमारे देखते ही एक ही चीज़ आती है कि 1829 ईस्वी इसका राइट आंसर हो गया। जबकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तब इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने ये यहाँ पे दे दिया, इसका आंसर आपको बताना है। और इसके साथ में ही आपको ये बताना है कि राजस्थान का नामकरण कब किया गया। ये क्वेश्चन भी आप ले लो कि राजस्थान का नामकरण कब किया गया, ये भी आपको बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप देंगे और फिर अगली क्लास के अंदर फिर हम मिलेंगे। ये मेरी फर्स्ट क्लास थी, तो इसके अंदर मैंने जितना भी हो सके उसको बताया। आगे और ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा और आगे इनका अच्छे से विस्तार से हम इसका वर्णन करेंगे। तो ये फर्स्ट थे और बिल्कुल 10 से 11 क्वेश्चन थे। तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे। और जो जितने भी जुड़े हुए हैं उनको मैं ये तो नहीं कहता कि मेरा इसमें कोई फ़ायदा है। आपको अगर अच्छा लगे नहीं लगे वो सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, करे तो करे या ना करे। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि मेरी जो इस क्लास के अंदर जुड़ेगा, तो ये घमंड नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जुड़ेगा और वो अंत तक रहेगा तो हनुमान जी महाराज की कृपा से वो ज़रूर नौकरी लगेगी। क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो मैंने कहा है आपको 10 से 15 साल का अनुभव है। और जो आपने मेरे देखा होगा, मैंने इसका विश्लेषण भी किया है। तो आज तो फर्स्ट क्लास थी तो थोड़ा बोलने में ऐसा थोड़ा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं 5-4 दिन की क्लासेस डालूंगा उसके बाद में बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद में मैं आपको इसका विस्तार से बताऊँगा कि ये चीज़ें कैसे होती है। जबकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास में संसाधनों की भले ही कमी हो, लेकिन मेरे ज्ञान में कोई कमी नहीं है। इसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। चैलेंज करूंगा तो मैं ही करूंगा। अगर किसी का कंटेंट है तो उसको चैलेंज मैं कर सकता हूं, वो भी किसके माध्यम से, जो NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों के माध्यम से। लेकिन इसको मेरे कंटेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले ही उन जो चैलेंज करने वाले सोर्स हैं उनके आधार पे ही मैं पढ़ाता हूँ। तो ये बात है। और इसके अलावा जो हमने देख लिया, इन 2 क्वेश्चनों का आप आंसर दें और कल की क्लास में फिर मिलेंगे इसके कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में। तो ये मैंने जनपद और जो राजस्थान का जो प्रारंभिक इतिहास है उसके नामकरण से संबंधित एक टॉपिक है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। जिसमें क्या क्या कर दिया है मैं आपको टॉपिकों के नाम भी बता देता हूँ। एक तो आर्य और राजस्थान, देखो मैं ये भी बता देता हूँ, 2-4 मिनट और लगेगी। तो उसमें देखो एक तो मैंने आर्य और राजस्थान और इसके अलावा आर्य और राजस्थान। तो आर्य किस काल को कहा जाता था, तो ये ऋग्वेदीन काल को भी कहा जाता था, ध्यान रखना।
जिसमें हमने पढ़ा था ना महाभारत काल, ये आर्य संबंधी काल ही कहलाता है। जांगल, मरुकांतार, बलराम, श्री कृष्ण, ये आर्य जो इतिहास जो काल है जिसमें ऋग्वेद कालीन, तो उसी का बना। इसके अलावा हमने जो जनपद पढ़े अभी, साल, अर्जुनायन, योद्धे, है ना, जो ये 3 जनपद जैसे माल, अर्जुनायन, योद्धे, ये कहाँ के थे? ये थे पंजाब प्रांत के थे, जो राजस्थान में आए थे 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक इनका मतलब वो क्या रहा था? प्रभुत्व रहा था। कहाँ पे? राजस्थान में। और ये किसके लिए जाने जाते थे? अपने शौर्य के लिए जाने जाते थे। तो ये दक्षिणी पंजाब की जातियां थी, जिसमें मालव, शिवी, अर्जुनायन, ये जातियां। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ लिया जनपद युग। क्या पढ़ लिया? जनपद युग। अब जो जनपदों से अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, इनके बाहर चला जाए तो मेरे को बोल देना, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में ऑप्शन के अंदर जो डाले थे काफी सारे जनपदों के नाम डाले हैं, जिसमें मैंने सबसे प्राचीन जो अभी मैंने बात की थी 5 प्रदेश बताए थे, जिसके अंदर क्या कौन कौन से बताए थे? मरु, धानव, जांगल, है ना, मत्स्य, सूरसेन, इनका मैंने वर्णन किया था, बताए थे, जिनका वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में। और इसके अलावा मैंने जो मध्यकालीन जनपद थे उनका भी उल्लेख कर दिया है। तो ये हमने 2 टॉपिक क्लियर कर दिए, आर्य और राजस्थान और जनपदों का हमने उल्लेख कर लिया। इसके अलावा हमने क्या कर लिया इन 11 क्वेश्चनों के अंदर? तो देखो, इसके अलावा हमने कर लिया कि राजस्थान का जो नामकरण है, प्राचीन जो राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो वो भी हमने इसमें बात कर ली है। अब हम कल के टॉपिक में कौन कौन से रहेंगे, तो अब हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, देखो, मौर्य और राजस्थान का नामकरण, प्राचीन सभ्यताएं, इनके ऊपर लेकर मैं कल की क्वेश्चन श्रृंखला लेकर आऊँगा। तो आप अगर हमारी क्लास से जुड़ेंगे और साथ में इन 2 क्वेश्चनों का आंसर अगर आप देंगे तो ही मैं लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा तो स्वार्थ है ही नहीं। देखो, सीधी बात है, अगर किसी को लगे कि इनका स्वार्थ होगा तो भाई ऐसी बात है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो मेरा स्वार्थ नहीं है तो मैं बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमः सिद्धम, बजरंगबली की जय।